तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज कंसाइनमेंट। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कंसाइनमेंट क्या होता है। समटाइम्स मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं एक पेन प्रोड्यूस करता हूं। उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में पेन की प्रोडक्शंस होती है। अब जब यहाँ पेन की प्रोडक्शन होती है तो अगर मैं बात करूं मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी की, वहां पर जो मशीन्स लगी हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं 1 लाख पेन पर डे मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। इतनी मेरी फैक्ट्री में जो मशीन्स लगी हैं उनकी कैपेसिटी है। बट क्योंकि वो पेन को मुझे ही बेचना है, मैं जहां पर रहता हूं, जहां पर मेरी ये फैक्ट्री है, वहां पर आसपास का कुछ एरिया मैंने कवर किया हुआ है जहां मैं इस पेन को सेल करता हूं। मान लेते हैं मैं गुड़गांव में मेरी फैक्ट्री है और मैक्स टू मैक्स दिल्ली एनसीआर मैंने कवर किया हुआ है, अपने कुछ स्टोर बनाए हुए हैं जहां पर इन पेन को सेल करता हूं। अब मेरी पर डे की कैपेसिटी तो है 1 लाख पेन बनाने की, लेकिन जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है दिल्ली एनसीआर में, वो है ओनली 10,000 पेन पर डे की। डिमांड ओनली 10,000 पेन पर डे इन दिल्ली एनसीआर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मैं 10,000 पेन ही प्रोड्यूस करूं, क्योंकि जितनी डिमांड है उतना ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो अननेसेसरी एक्सेस स्टॉक मेरे पास रखा रहेगा, अननेसेसरी उसमें इन्वेस्टमेंट मेरी ब्लॉक हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं जो 90,000 पेन के लिए दिल्ली एनसीआर से बाहर न्यू मार्केट एक्सप्लोर करूं। अब मेरे पास यहां पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि दिल्ली एनसीआर से बाहर जहां पर भी मेरे को जाना है, से एग्जांपल मुझे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इस पेन को बेचना है, मुझे गुजरात में बेचना है, मुझे यूपी में बेचना है, मुझे बिहार में बेचना है, मुझे आसाम में बेचना है। इन सब जगहों पर मैं अपने खुद के स्टोर ओपन करूं, खुद की इन्वेस्टमेंट करूं। वहां पर कुछ जगह परचेज करनी है या रेंट पे लेनी है, पहले वो इन्वेस्टमेंट करूं। उसके बाद वहां पे मेरे को जो सारे रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए और जो भी चीजें चाहिए, वो मैं अपनी जेब से अपनी इन्वेस्टमेंट करूं। एक ऑप्शन तो मेरे पास है कि मैं अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करूंगा, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ना करके, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ना करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको किसी दूसरे मॉडल पर स्टार्ट कर सकता हूं। अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैंने आगरा में, मुंबई में, अहमदाबाद में यहां पे किसी पर्सन को फाइंड आउट किया और उसे कहा कि देखो आपको क्या करना है, मैं आपको ये पेन पहुंचा दूंगा, आपके पास पेन आ जाएंगे, आपको इस पेन को अपने एरिया में सेल करना है और आपको पेन के ऊपर 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पेन आपको मैं भेजूंगा, आपको बस इस पेन को अपने एरिया में सेल करना है। जितने भी पेन आप सेल करोगे, मैं उसके ऊपर आपको एक फिक्स परसेंटेज से, फिक्स अमाउंट से आपको कमीशन दे दूंगा। राइट? तो एक तरह का सिंप्लिसिटी के लिए कह सकते हैं एजेंट मॉडल। तो मैंने अलग अलग एरियाज में अपने एजेंट्स बना लिए। फ्रेंचाइजी मॉडल बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती जाती है,
बट एक तरह का ये समझ सकते हैं कि खुद की इन्वेस्टमेंट ना करके हमने कोई एजेंट बना लिए, क्योंकि अगर मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर भी देता तो उसके बाद उस मार्केट में सेल टीम हायर करना, सारे रिसोर्सेज हायर करना, वहां पर सेल करना, क्रेडिट्स पे सेल होंगी तो पैसा रिकवरी करना, मिलेगा नहीं मिलेगा, हर स्टेट के लो अलग अलग हो सकते हैं, तो बहुत सिरदर्दी हो सकती है। तो मैं ये सिरदर्दी खुद पर लेने की बजाय तो मैंने कहा एक उस एरिया के किसी लोकल पर्सन को ढूंढ लिया जाए जो वहाँ के लो को भी जानता हो, वहाँ की लैंग्वेज को भी जानता हो, वहाँ की मार्केट भी जानता हो, तो वहाँ पे वो ईजिली इसको सेल कर पाएगा। तो मैंने उसको बोला कि आपको मैं पेन पहुंचा दिया करूंगा, आप उसको अपने एरिया से स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ टर्म्स कंडीशंस और भी हो सकती हैं। मोस्टली मैंने उसको कहा इस पेन को सेल करने को लेकर जो भी खर्चा होगा वो मेरा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, मतलब आपको वहां कुछ रेंट पे जगह लेनी पड़ी, वहां इंश्योरेंस करवाना पड़ा, वहां फ्रेट पे करना पड़ा, वहां कुछ एडवर्टीजमेंट अगर आपको करनी पड़ी, तो सारा का सारा खर्चा मैं बियर करूंगा। आपका काम है सिर्फ इस पेन को सेल करना, और जो भी आप सेल करोगे आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन मिल जाएगी। तो आपका इसके अंदर लॉस का रिस्क नहीं है, आपको कुछ लॉस होने वाला नहीं है। अगर पेन बिक जाएंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगी, और अगर पेन नहीं बिकेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगी। तो एक विन विन सिचुएशन होगी। कोई भी ऐसे पर्सन जो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनको मैंने पकड़ लिया और अपना एजेंट बना दिया, राइट। तो ये एक मॉडल हो गया जिस पर मैं अपने पेन को दिल्ली एनसीआर से बाहर सेल कर पाऊंगा। यहां पर जो एजेंट है मैं उसको पेन बेचता नहीं हूं, सेल नहीं करता, मैं उसको पेन भेजता हूं, सेंड करता हूं। इसी को बोलते हैं कि मैंने उसको पेन सेंड किए ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। इसको कंसाइनमेंट बोला जाता है कि हमने उसको कंसाइनमेंट बेसिस पर दिए। कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब हो गया कि एक्चुअली में तो पेन मेरे ही हैं, स्टॉक वो मेरा ही है, ओनर मैं ही हूं, क्योंकि सेल करने से तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी। अगर मैंने एजेंट को सेल कर दिया और कहा कि मुझे तुम पैसे दोगे और मैं ये पेन आपको सेल कर रहा हूं, उसके बाद आप आगे इसको बेचोगे, तब तो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, है ना। तब तो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। वो मुझसे ही क्यों खरीदेगा, वो तो किसी से भी पेन खरीद सकता है ना। लेकिन जब मैंने उसको एजेंट बनाया तो वो मुझसे ही पेन लेगा, और ये सेल नहीं होगी, मैं उसको भेजूंगा, जितने पेन बिकेंगे उस पर उसको कमीशन मिल जाएगी। अगर कोई पेन नहीं बिक पाते हैं तो वो पेन मेरे को वापस भेज देगा कि भैया ये पेन नहीं बिक रहे हैं, वापस ले लो अपनी, राइट। इसको कहा जाता है कंसाइनमेंट मॉडल। अब क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में हमने नॉर्मल अकाउंटिंग तो सीखी है, लेकिन समटाइम्स बिजनेस मॉडल डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सबके बिजनेस मॉडल नॉर्मल ट्रेडिंग वाले ही होंगे, कि पेन की परचेज करते हैं उसको सेल कर देते हैं, या खुद पेन मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं, या फिर हम कुछ सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो सर्विसेज दे रहे हैं। बस इतना ही नहीं होता, बिजनेस मॉडल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर बिजनेस मॉडल डिफरेंट होगा तो हमारी अकाउंटिंग भी नॉर्मल अकाउंटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हमें वो अकाउंटिंग सीखनी है कि अगर आप किसी ऐसे कंपनी में, ऐसे बिजनेस में अकाउंटेंट हो जहां पर ये कंसाइनमेंट बेसिस फॉलो होता है, या तो हमने बहुत सारे एजेंट्स बनाए हुए हैं उनको गुड्स भेजते हैं, या फिर हम खुद ही एजेंट बने हुए हैं, हम खुद ही एजेंट बन गए हैं, तो उस केस में भी यहां पर कंसाइनमेंट मॉडल लग जाता है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीखते हैं। जो मैंने अभी बात बताई है उसी को थोड़ा सा ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ओनर ऑफ द गुड्स है, जिसका सामान है, जो मैंने कहा था जिसकी फैक्ट्री है, जो पेन मैन्युफैक्चर करता है, अल्टीमेट ओनर तो वही है। इसको कंसाइनमेंट चैप्टर में कहा जाता है कंसाइनर। कंसाइनर, अब जो हम टर्म्स यूज करेंगे, कंसाइनर वो किसके लिए होगी, ओनर ऑफ द गुड्स के लिए कंसाइनर उसको बोला जाएगा। एक दूसरा पर्सन भी होगा, कम से कम
दो पार्टी यहां पर होंगी, एक होगा कंसाइनर जो अल्टीमेटली ओनर ऑफ द गुड्स है, और सेकंड यहां पर होगा एजेंट, जिसके लिए हम टर्म्स यूज करेंगे इस चैप्टर में कंसाइनी, एजेंट ऑफ द गुड्स, जो हमारे बिहाफ पे गुड्स को सेल करेगा। तो दो पर्सन है, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी, दो पार्टी का होना जरूरी है। अब क्या होगा, कंसाइनर की साइड से सबसे पहले गुड्स भेजे जाएंगे। देखो यहां पे वर्ड यूज है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेल नहीं है, नॉट सेल्स, सेल नहीं होगी, नॉर्मली सेंड किए जाएंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर ये सेल होती तो इसका मतलब मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, अगर ये सेल होती तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। गुड्स कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास चले गए, बट स्टिल ओनर मैं ही हूं। अगर वहां जो गुड्स रखे हैं उसमें आग लग गई या और किसी भी तरह का लॉस हो गया, तो वो लॉस कंसाइनी का नहीं होगा, वो लॉस किसका होगा, कंसाइनर का होगा, क्योंकि ओनर कौन है, कंसाइनर ओनर है, राइट। और समझते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जो एजेंट है वो अपने एरिया में इस गुड्स को सेल करेगा, और सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो पैसे किसको भेज देगा, कंसाइनर को भेज देगा, क्योंकि वो कहेगा पैसे तो मेरे हैं ही नहीं, जब गुड्स ही मेरे नहीं है, मैं ओनर ही नहीं हूं, तो मैं तो सिर्फ कंसाइनर के बिहाफ पे सेल कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो भी सेल हो रही है, सेल टू द कस्टमर, अब सेल कौन कर रहा है, कंसाइनी सेल कर रहा है और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो रेवेन्यू है इसको वो भेज देगा कंसाइनर के पास। सेल्स रेवेन्यू रेमिटेड टू द ओनर, क्योंकि ओनर ऑफ द गुड्स तो कंसाइनर ही है, उसको भेज जाएंगे। यस, लेकिन जब वो पैसा भेजेगा तो वो आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, अगर कंसाइनी ने कुछ भी एक्सपेंसेस बियर किए हैं, वैसे तो मोस्टली एक्सपेंसेस कंसाइनर बियर करेगा, लेकिन जहां पे कंसाइनी रहता है, जैसे कि मान लो आगरा में रहता है, मुंबई में रहता है, अहमदाबाद में रहता है, वहां पर कुछ लोकल खर्चे कंसाइनी को करने पड़ जाते हैं। कुछ वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करनी हो सकती है, कुछ ऑक्ट्रॉय पे करना हो सकता है, कुछ फ्रेट पे करना हो सकता है, लोकल एडवर्टीजमेंट हो सकती है, वहां पे इंश्योरेंस लेना हो सकता है ना। वहां मैंने उसको बोला आप 2-3 रिसोर्सेज वहां पे रख लो, 2-3 लड़के वहां पे रख लो, हायर कर लो, सैलरी मैं दे दूंगा, अभी आप पे कर देना, लेकिन अल्टीमेटली मेरे अकाउंट में जाएगी। अभी आप पे कर देना और आप वहां पे गुड्स सेल कर ही रहे हो, रेवेन्यू आएगा तो उसमें से आप सैलरी पे कर देना, हिसाब किताब पूरा रख लिया जाएगा। हिसाब किताब कैसे रखना है वो अभी हम देख ही लेंगे। तो अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करेगा एंड कमीशन। एक्चुअली में एजेंट को मिल क्या रहा है, कमीशन मिल रही है, तो वो अपनी कमीशन भी डिडक्ट करके भेज देगा। मान लो यहां से हमने कुछ गुड्स भेजे कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने 1 लाख रुपए के गुड्स की सेल कर दी 1 लाख रुपीज की, है ना। अब 1 लाख रुपीज में से कुछ एक्सपेंसेस किए थे कंसाइनी ने अपनी जेब से, मान लो कि 10,000 के एक्सपेंसेस किए थे, राइट। और उसके बाद कंसाइनी की कमीशन बनती है 10,000 रुपीज। 10,000 के एक्सपेंसेस किए थे और 10,000 कमीशन बनती है। टोटल सेल्स 1 लाख रुपीज की है, तो कंसाइनी क्या करेगा, 1 लाख रुपए में से अपने एक्सपेंसेस और अपनी कमीशन दोनों डिडक्ट कर लेगा और 80,000 रुपीज भेज देगा कंसाइनर के पास। ये लो जी, आपके गुड्स मैंने सेल कर दिए, 1 लाख रुपीज की सेल हुई है, लेकिन इसमें से 10,000 रुपए मैंने अपनी जेब से खर्च किए थे इस कंसाइनमेंट के लिए, आपके लिए खर्च किए थे। कुछ फ्रेट का था, कुछ लड़कों की सैलरी थी, कुछ इंश्योरेंस था, कुछ गोडाउन का रेंट था, ये सब खर्चा किया था। और हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि सेल के ऊपर 10% कमीशन कंसाइनी को मिलेगी। तो 1 लाख की सेल हुई है, 10% कमीशन मैंने रख लिया अपने पास, 80,000 रुपीज मैं आपको रेमिट कर रहा हूं, ये भेज देगा। तो ये एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा जो अभी हमने समझा। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे, राइट, और फिर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कैसे बन रही हैं उसको भी देखेंगे। क्लियर।
चलो आगे चलते हैं, कुछ और जरूरी बातें हैं ध्यान रखने की, उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, मैं गुड़गांव में हूं और दिल्ली एनसीआर में कवर कर सकता हूं, या मान लो सिर्फ गुड़गांव कवर कर सकता हूं। तो मेरी कंपनी का नाम है झोल मोल एंड कंपनी। काफी अच्छा नाम है, झोल मोल एंड कंपनी। नाम ही ऐसा है, पता नहीं क्या झोल मोल करते होंगे। अब बच्चों ये कंसाइनर है, ओनर ऑफ द गुड्स। अब ये क्या करेगा, इसने बाहर कहीं पर मुंबई में अपने गुड्स को बेचना था। तो दो तरीके थे, मुंबई में अपना ऑफिस ओपन करे, इन्वेस्टमेंट लगाए, रिसोर्सेज खुद हायर करे, सारी हेडेक खुद पर ले। दूसरा ऑप्शन था किसी पर्सन को एजेंट बना दे और सारी अपनी हेडेक उसको ट्रांसफर कर दे और उसको बोले मैं इसके बदले तेरे को कमीशन दे दूंगा। सो सिंपल। तो वहां पे एक गब्बर एंड ब्रदर्स थे मुंबई में, तो हमने उसको अपने पास एजेंट बना लिया। ये तो होगी मुंबई की बात, बट ये सिर्फ मुंबई में बेचेगा, मुझे तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर बेचनी है। तो मैंने और जगह ढूंढना शुरू किया, तो हरिद्वार में भी मुझे कोई मिल गया, डोरेमोन एंड सन्स, उसको भी एजेंट बना लिया। 2 एजेंट बन गए मेरे पास। उसके बाद मैंने देखा दिल्ली में भी कोई मुझे मिल गया, नलिनी एंटरप्राइजेस, जो मेरे सामान को बेचने को रेडी है। तो 3 मेरे पास कंसाइनी बन गए। ये सारे के सारे कंसाइनी की लिस्ट है जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे कंसाइनी है, एजेंट हैं, राइट। उसके बाद अमृतसर, अमृतसर में मुझे मिल गया करण फैशंस, तो इसको भी मैंने अपने पास एजेंट बना लिया। तो अब मैं सिर्फ गुड़गांव में ही रहता हूं और गुड़गांव में मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। गुड़गांव की जो मार्केट है उसको तो मैं कवर कर लेता हूं, वहां पे तो मैं गुड्स सेल कर देता हूं, लेकिन गुड़गांव से बाहर नहीं जा पा रहा था। तो अब मैंने ये एजेंट मॉडल पे गुड़गांव से बाहर चला गया। मुंबई, हरिद्वार, दिल्ली, अमृतसर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये 4 कंसाइनी मैंने बना लिए, 4 एजेंट मैंने बना लिए। अब यहाँ जो बहुत जरूरी चीज है समझने की, वो ये है कि झोलमोल एंड कंपनी, मान लो कि मैं झोलमोल एंड कंपनी हूं, मैं कंसाइनर हूं, राइट। तो मैं जो झोलमोल एंड कंपनी हूं, मैंने गब्बर एंड ब्रदर से मुंबई में ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी और उनको एजेंट बना लिया, राइट। तो मैं अपनी बुक्स के अंदर गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ जो भी मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, उसको सेपरेट रखूंगा। उसके लिए सेपरेट बुक बना लूंगा कि गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ मेरे साथ क्या लेना देना है। सेपरेट अकाउंट बना लूंगा जहां सिर्फ गब्बर एंड ब्रदर्स और मेरे बीच की ट्रांजैक्शंस के बारे में बातें होंगी, राइट। उसके बाद डोरेमोन एंड सन्स, इसके लिए मैं सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा जहां पर सिर्फ डोरेमोन एंड सन्स के साथ मेरा जो लेना देना है सिर्फ उसकी बात होगी। ऐसे ही नलिनी एंटरप्राइज के साथ, ऐसे ही करंट फैशन के साथ। यहां देखो, वी नीड टू मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड, हमें सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है हर एक कंसाइनी के लिए, सेपरेट रिकॉर्ड। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, हम इनको कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो हमें इन चारों के लिए 4 अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन होंगे। गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ जो हमारा कंसाइनमेंट है उसका एक अलग अकाउंट, डोरेमोन एंड सन्स के साथ अलग, नलिनी एंटरप्राइज के साथ अलग, करंट फैशन के साथ अलग। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई सारे कंसाइनी नहीं देगा, सिर्फ एक ही कंसाइनी की बात करेगा। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बट वो एक ही कंसाइनी का क्वेश्चन देगा आपको कि गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ हमारा ये लेन देन है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स बताएगा और उसको हमें अपने पास अकाउंट फॉर करना है, बुक्स में उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। या डोरेमोन या नलिनी या करंट फैशंस, कोई भी एक बता देगा। बट हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होंगे किसी कंपनी में, तो हो सकता है हमने 5, 7, 8, 10 एजेंट्स बनाए हों, है ना। तो सबकी अलग अलग सेपरेट अकाउंट रखने हैं। अगर एक का समझ जाएंगे तो बाकी 10 का भी समझ जाएंगे, बिल्कुल सेम अकाउंटिंग होगी। तो हमें सेपरेट अकाउंट बनाना है फॉर गब्बर एंड ब्रदर्स, गब्बर ब्रदर का अलग, डोरेमोन का अलग, नलिनी अलग और ये सब अलग। यहां पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज लिमिटेड लेजर्स। लेजर्स तो हमें पता है नॉर्मल अकाउंटिंग में हम करते हैं, पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, देन हम लेजर्स पे आते हैं। तो यहां पर भी लेजर बनाने की बात बोली है, ठीक है, लेजर बना लेंगे। लेजर हम समझते हैं वो टी शेप बनता है लेन देन की, उसके अंदर हम
जो ट्रांजेक्शन है, एंट्रीज है, वो रिकॉर्ड करते हैं। बट ये लिमिटेड लेजर क्या है? ये लिमिटेड लेजर का मतलब है यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड अकाउंट यूज करेंगे, बहुत ही कम अकाउंट यूज करेंगे। नॉर्मल अकाउंटिंग में जैसे कि मैं एक्सपेंस की बात करूं तो रेंट एक एक्सपेंस है, हम रेंट अकाउंट एक बना लेते हैं। सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। हमारे पास रिफ्रेशमेंट एक एक्सपेंस है, रिफ्रेशमेंट अकाउंट बन जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट बन जाता है। ऐसी बहुत सारे व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, बैंक चार्जेस, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हम सबके नाम से सारे एक्सपेंस के अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें लिमिटेड लेजर बनानी है। मतलब कि अगर सारे एक्सपेंस के लिए किसी भी एक अकाउंट से काम चल जाता है तो अननेसेसरी हमें बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करने, सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर लेंगे और उससे सारे एक्सपेंस को डील कर लेंगे। एक अकाउंट ओपन कर लेंगे, सारी इनकम को डील कर लेंगे। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आगे समझेंगे कि क्या वो यूज होते हैं। अगर कोई भी एक अकाउंट ऐसा है जो एक्सपेंसेस, इनकम और भी कई सारी चीजों के लिए, लॉस के लिए यूज किया जा सकता है तो हम उसको यूज कर लेंगे। अननेसेसरी बहुत सारे अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। हमारा पर्पस है गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ जो हमारा लेन देन है, जो कंसाइनमेंट है, उस कंसाइनमेंट पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये चेक करना, और वो प्रॉफिट और लॉस हमें बताएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा जो हमें बताएगा कि इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड, गब्बर एंड ब्रदर्स से रिलेटेड टोटल कितनी इनकम आ गई है और कितना खर्चा हुआ इस कंसाइनमेंट पे। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पर्पस है प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो अगर हम कम से कम लेजर यूज करके प्रॉफिट और लॉस निकाल पा रहे हैं तो हम लिमिटेड लेजर ही यूज करेंगे, ओनली फॉर द कंसाइनमेंट। अदरवाइज जो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग है वहां हम सारे लेजर्स यूज करते हैं, लेकिन कंसाइनमेंट के लिए लिमिटेड लेजर्स यूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेंसेस की, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें पता चल जानी चाहिए। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कंसाइनर किस किस तरह के खर्चे कर सकता है? खर्चे बहुत सारे कर सकता है। यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको इसी नाम से खर्चे मिल जाएंगे और वो बता देगा कि ये खर्चा कंसाइनर ने किया। कौन कौन से खर्चे कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो पेन बन रहा है, ये पेन बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनर की। कंसाइनर की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं, लेबर है, सैलरी उनको कंसाइनर दे रहा है। वहाँ जो मशीनरी है, जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी पैकिंग मटेरियल यूज हो रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, सारा का सारा खर्चा कंसाइनर का। तो पेन बनाने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सारी की सारी किसकी? कंसाइनर की। ये खर्चा हो गया सबसे पहला, तो बेसिक खर्चा है, तभी तो ये ऑनर ऑफ द गुड्स है, राइट। उसके बाद अगर पैकिंग करनी पड़ती है, पैकिंग कई तरह की हो सकती है। मान लो कि मैंने कहा ये एक तो पेन की पैकिंग होती है, एक एक पेन को एक अलग से पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया जाता है, फिर 10 पेन होने के बाद एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो नॉर्मल मार्केट में जिस तरीके से सेल होता है, एक तो प्रोडक्ट की वैसी पैकिंग हो जाती है, एक पैकिंग ऐसी भी होती है कि यहाँ से मुझे मुंबई भेजना है, तो मुंबई भेजने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दूर गुड्स जानी है। तो उसके लिए मैंने कोई सेपरेट कार्टून लिए, स्पेशल कार्टून, जिसके अंदर अगर वो कुछ गिरते भी हैं तो भी अंदर पेन सेफ रहे। तो इस तरह के पैकिंग एक्सपेंस हमारे कंसाइनर करेगा। उसके बाद लोडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ से मान लो ट्रक पे सामान जाना है तो ट्रक पे लोड करवाने का जो भी खर्चा है, बाय रेल भेज रहे हैं, रेल पे रेल का जो भी फेयर है वो पे करेंगे, प्लस रेल में लोड करवाने के लिए कुछ भी खर्चा है वो पे करेंगे। उसके बाद हमारा ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगर रास्ते का इंश्योरेंस करवाना है, क्योंकि रास्ते में भी लॉस हो सकता है। जब रास्ते में सामान जाता है, ट्रक जा रहा है तो एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रक पलट सकता है, सामान का नुकसान हो सकता है, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, उसको कहा जाता है ट्रांजिट इंश्योरेंस। उसके लिए हमें कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट अगर कुछ लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन बियर करती है। तो वो जो खर्चा है प्रीमियम का,
वो कौन पे कर रहा है? कंसाइनर पे कर रहा है, क्योंकि वो गुड्स भेज रहा है। जब भेज रहा है तो उसी टाइम पे ही उसका इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। और क्या खर्चा हो सकता है? फ्रेट एक्सपेंस, है ना, यहाँ से सामान भेज रहे हैं तो फ्रेट पे करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? ड्यूटी एंड टैक्सेस, जहाँ से भेजते वक्त कुछ ड्यूटी टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं तो वो हम पे कर देंगे। अदर एक्सपेंस, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, वो सब हम पे करेंगे। और एक बहुत ही जरूरी एक्सपेंस, ये खर्चा तो करता ही करता है, एक खर्चा टूवर्ड्स द एजेंट, एजेंट के रिलेशन में एक खर्चा है। वो क्या है? क्योंकि एजेंट हमारा सामान बेच रहा है और उस सामान के बदले हम उसको कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी हमारा खर्चा है, राइट? कमीशन एक्सपेंस इन रिलेशन टू जो एजेंट है हमारा, कंसाइनी है हमारा। तो ये खर्चे कंसाइनर के हो गए। ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कुछ एग्जाम्पल है, मोस्टली इसमें से ही मिलेंगे, बट इसके अलावा और खर्चे भी आ सकते हैं और क्वेश्चन में बता देगा कि कंसाइनर कर रहा है या कंसाइनी कर रहा है, राइट? अब बात कर लेते हैं कुछ और खर्चों की जो कंसाइनी ने की। कंसाइनी भी कुछ खर्चे कर सकता है, क्योंकि मैंने तो यहां से सामान भेज दिया, अब जरूरी थोड़ी ना कि मैं उसके बिल्कुल गोडाउन तक, उसके घर तक सामान भेजूंगा, ट्रक पूरा वहां तक जाएगा। हो सकता है मैंने सामान भेजा और बाय रेल भेजा, तो उसके एरिया के आसपास का जो रेलवे स्टेशन था वहां तक गुड्स पहुंचा दिए, और मैंने उसको बोला भैया वहां से आप पिक कर लेना गुड्स को। तो वहां से गुड्स पिक करना, उसको गाड़ी में लोड करवाना, उसके बाद वहां से फ्रेट पे करना, रास्ते में वहां कुछ टैक्सीज पे करने हो सकते हैं वो पे करना, वहां का इंश्योरेंस लेना हो सकता है, राइट? तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो वो खर्चे कौन कर रहा है? कंसाइनी कर रहा है, लेकिन अभी कंसाइनी अपनी जेब से कर रहा है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कर रहा है। वो पैसे किससे मांगेगा? कंसाइनर से। और मांगेगा क्यों? अल्टीमेटली जब गुड्स सेल होंगे ना, तो वो उसमें से अपने एक्सपेंस काट लेगा। 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे, 10,000 का मैंने अपनी जेब से खर्चा किया इस कंसाइनमेंट के लिए, आपके लिए, क्योंकि गुड्स के ओनर आप हो, मैं तो आपके बिहाफ पे बस सेल कर रहा हूं, प्रॉफिट लॉस सब आपका, तो भैया खर्चे भी सारे आपके, राइट? तो वो एक्सपेंस काट लेगा। तो ये कैसे कैसे खर्चे कर सकता है? सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कि इस पेन को बनाने तक का जो भी खर्चा हो रहा है, कंसाइनी करेगा ये? कंसाइनी थोड़ा ना करेगा ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स तो हमेशा कंसाइनर की ही होगी। फैक्ट्री कंसाइनर की है, वो कुछ बना रहा है, फैक्ट्री है या मान लो उसकी फैक्ट्री नहीं भी है, वो कहीं से परचेज करता है, कहीं से प्रोक्योर करता है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स तो कंसाइनर को ही बियर करनी है, तभी तो वो ओनर है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कंसाइनी पे करेगा तो फिर ओनर ही वही बन जाएगा, राइट? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी भी कंसाइनी नहीं करेगा, राइट? और खर्चे कर सकता है, पैकिंग कर सकता है, मान लो वहां लाने के बाद कोई छोटी मोटी पैकिंग टूट फूट जाती है, उसकी कुछ पैकिंग चेंज करनी पड़ती है, तो वो कर सकता है। अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग दोनों खर्चे हो सकते हैं। मान लो कंसाइनर ने ट्रक में लोड करवा दिया, तो लोडिंग एक्सपेंस कंसाइनर ने बियर कर लिया। जब ट्रक कंसाइनी के पास पहुंचा तो कंसाइनी ने उसको अनलोड करवाया, तो अनलोडिंग के खर्चे किसने दे दिए? कंसाइनी ने दे दिए। वहां पर 2-4 लेबर हायर करनी पड़ी, उनको पैसे देने पड़े। अब कंसाइनर ने बोला मैं वहां कहाँ आऊंगा पे करने, तुम उनको दे दो, हम आपस में कर लेंगे हिसाब किताब, राइट? तो अपनी जेब से फॉर द टाइम बिंग कंसाइनी ने दे दिए। लेकिन याद रखना, कंसाइनी ये सारे खर्चे ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कर रहा है, उसके खुद के खर्चे नहीं है, राइट? वो सिर्फ पे कर रहा है, खर्चा किसका है? खर्चा कंसाइनर का ही है। गोडाउन का इंश्योरेंस हो सकता है, फ्रेट के एक्सपेंस हो सकते हैं, रेंट, सैलरी, ये सब खर्चे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। अदर एक्सपेंस, तो ये सारे खर्चे कंसाइनी भी कर सकता है, क्वेश्चन में हमें बता देगा। ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है, अभी थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तो ये आगे खर्चों की बात, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम इनकम की बात करें, प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो जो कंसाइनर है क्योंकि वो ओनर है गुड्स का, अगर वो ओनर है तो इसके ऊपर इस गुड्स की सेल परचेज पर प्रॉफिट या लॉस भी किसका? ओनर का। तो अगर हम बात करें कंसाइनी की इनकम कौन सी होगी?
कंसाइनी की इनकम होगी जो भी इस कंसाइनमेंट से प्रॉफिट या लॉस होता है, जो भी इस कंसाइनमेंट से प्रॉफिट या लॉस होता है। लॉस हो गया तो लॉस है, प्रॉफिट हो गया तो वही उसकी इनकम है। और अगर हम बात करें कंसाइनी की, कंसाइनी की इनकम क्या होगी? क्या कंसाइनी की इनकम प्रॉफिट या लॉस होगा कंसाइनमेंट से? नहीं, क्योंकि वो ओनर ऑफ द गुड्स तो है ही नहीं। ओनर कौन है? कंसाइनर। तो अगर ओनर कंसाइनर है तो प्रॉफिट या लॉस तो ओनर का ही होता है। कंसाइनी तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट की तरह उसको बेच रहा है और उसको अपनी कमीशन से मतलब है, तो उसको क्या मिल रही है? कमीशन। तो कंसाइनी की इनकम क्या है? कंसाइनी की इनकम है कमीशन। इसको जो कमीशन मिलेगी वो इसकी इनकम है, और कंसाइनर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो प्रॉफिट या लॉस किसका हो जाएगा? कंसाइनर का हो जाएगा। एक बार देखते हैं इसको भी। इनकम ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की इनकम कौन सी है? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। उसकी इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है कंसाइनमेंट की। और ये प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है? रेवेन्यू, जो भी सेल से पैसा मिला वो रेवेन्यू हो गया, और इसको सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ा, एक्सपेंसेस ऑफ बोथ, दोनों के खर्चे। एक्चुअली प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना क्योंकि कंसाइनर भी कुछ खर्चे कर रहा है, कंसाइनी भी कुछ खर्चे कर रहा है। ये दोनों के दोनों खर्चे कंसाइनमेंट के लिए हो रहे हैं, दोनों खर्चे कंसाइनमेंट के लिए हो रहे हैं। कंसाइनी भी जो खर्चा कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर ही कर रहा था। तो टोटल खर्चा माइनस करके अगर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस किसका हो जाएगा? कंसाइनर का। तो हमारे पास अब आता है कि इनकम ऑफ द कंसाइनी क्या होगा? कंसाइनी के लिए इनकम क्या होगी? तो कंसाइनी के लिए इनकम क्या है? कमीशन। जो भी सेल हो रही है, सेल के ऊपर जो भी कमीशन मिल रहा है वो सारी की सारी कंसाइनी की इनकम। कमीशन कई तरह की होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग कमीशंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल पर जो भी कमीशन है वो कंसाइनी की इनकम हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब बात आती है कुछ जर्नल एंट्रीज की। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अमन ऑफ मुंबई, कोई अमन है जो मुंबई में रहते हैं, सेंड्स, देखो यहां वर्ड है सेंड, सोल्ड नहीं है, सेल की बात नहीं की जा रही है, भेजे जा रहे हैं। अमन ऑफ मुंबई सेंड्स 2000 यूनिट्स, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, पीसीज, किलोग्राम्स, वटेवर जो भी उसकी यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज 200 ईच, 2000 यूनिट सेंड की। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ईच यूनिट की कॉस्ट 200 रुपीज है। किसको भेजा? टू भानु ऑफ करनाल, करनाल में कोई भानु है उसको भेजा ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। देखो उसने बता दिया ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, वैसे तो उसने कहा था कि सेंड किए हैं, भेजे हैं, और जब उसने क्लियर कर दिया ऑन कंसाइनमेंट बेसिस तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सोल्ड की बात नहीं है, ये तो एजेंट वाला मॉडल है, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो अमन यहां पर कौन हो गया? जो गुड्स भेज रहा है, यानी कि कंसाइनर। जिसको भेजे जा रहे हैं वो हो गया कंसाइनर, जिसको भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन में बहुत ही इजीली हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। ऑन सेंडिंग द गुड्स अमन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, देखो उसने क्लियरली बता दिया अमन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अमन कौन था? कंसाइनर। तो ये सारे जो खर्चे बताए नीचे, ये सारे खर्चे किसने किए? अमन ने किए। पैकिंग चार्जेस पे किया, फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किया, फ्रेट पे किया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स तो ऊपर बता दिया 2000 यूनिट्स 200 ईच, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी, और उसके अलावा जो खर्चे किए वो नीचे बता दिए, राइट। तो ये सारे खर्चे अमन ने किए हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ गुड्स के अलावा बाकी खर्चे जो अमन ने किए हैं वो कितने हैं, वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपीज, अप्रोक्सीमेट नहीं 20,000 ही है,
20,000 रुपये का खर्चा यहाँ पे अमन ने कर दिया। आगे लिखा है भानु रिसीव्स द गुड्स एट करनाल, भानु को गुड्स रिसीव हो गए एंड इनकर्ड द फॉलोइंग पेमेंट्स, उसने भी कुछ पेमेंट्स की हैं ऑन बिहाफ ऑफ, कंसाइनर ही होगा लेकिन कुछ पेमेंट्स की हैं। अगर हम देखें क्या क्या पेमेंट्स की हैं, अनलोडिंग 3500, फ्रेट 6500, गोडाउन रेंट 10,000 रुपीज, सेलिंग एक्सपेंस 5,000 रुपीज, एस्टेब्लिशमेंट 2,000 पर मंथ। यहां थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है हमें बाकी सब एक्सपेंस में और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस के साथ उसने वर्ड यूज किया पर मंथ, पर मंथ का मतलब एक महीने का 2,000, बाकी सबके साथ में पर मंथ यूज नहीं किया। ओके, तो टोटल एक्सपेंस कैसे बनेगा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां से हमें कुछ हिंट मिलेगा। अगर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे, आफ्टर 2 months भानु सेंड्स एन अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स मतलब जो भी सेल का समरी है, जो भी सेल की डिटेल है, अकाउंट सेल कौन सेंड करेगा, भानु, मतलब कि जो कंसाइनी है, कंसाइनी ने डिटेल सेंड की, इंफॉर्मेशन भेज दी, किसके पास, कंसाइनर के पास, कि भाई ये जो है डिटेल्स हैं सेल की। आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, अगर ये बोला गया कि आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, तो इसका मतलब ये जो कंसाइनमेंट की इंफॉर्मेशन है ये 2 months के लिए है, जो भी उसने डिटेल दी है 2 months के लिए डिटेल है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 2,000 पर मंथ है तो टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस निकालने के लिए मेरे को 2,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 2 months, तो इस कंसाइनमेंट पर टोटल एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंस जो बनेगा वो 4,000 बन जाएगा। एक महीने का 2,000 है और ये कंसाइनमेंट 2 महीने चला। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे उसने बात की, इन्फॉर्मिंग 2,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹260, उसने कहा 2,000 यूनिट सेल कर दी 260 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, कैश में सेल कर दिए। भानु रेमिटेड द होल अमाउंट टू अमन, सेल करने के बाद पैसे आ गए होंगे भानु के पास, और भानु ने सारा अमाउंट रेमिट कर दिया अमन को। आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम, एक तो उसने अपने एक्सपेंस डिडक्ट कर लिए, पहली चीज, राइट, बाय हिम एंड हिज कमीशन, और अपनी कमीशन भी डिडक्ट कर ली। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कंसाइनी ये खर्चा डिडक्ट करेगा, अपनी जेब से जो खर्चा कर रहा है कंसाइनमेंट के लिए वो, और जो उसकी कमीशन बनती है वो अपने पास पहले ही रख के रिमेनिंग अमाउंट भेज देगा किसको, कंसाइनर के पास। भानु इज एंटाइटल्ड फॉर 10% कमीशन ऑन सेल्स, तो हमें कमीशन के बारे में बताया होगा। और उसके बाद क्वेश्चन में मांगा है शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन एंड भानु, दोनों की बुक्स में उसने हमसे जर्नल एंट्रीज मांग ली। तो ये क्वेश्चन है, जो अभी हमने पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया था वही अब हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। जल्दी से हम देखते हैं क्या क्या हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं इस केस में, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तो गुड्स भेजे जाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे सामान भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, कंसाइनर, किसको भेज रहा है, कंसाइनी को भेज रहा है। तो यहां पर मैं दोनों की बुक्स के बारे में आपको बताता चलूंगा, साथ के साथ कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी, कंसाइनी की बुक में एंट्री क्या होगी। जनरली हमको दोनों का पता होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में मान लो आप एज अ अकाउंटेंट आपको जॉब लगती है, तो हो सकता है वो जो उनका बिजनेस मॉडल है वो कंसाइनर हो सकता है वो कंसाइनर हो, तो आपको कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो आना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जहां आपकी जॉब लगी वो कंपनी किसी के लिए कंसाइनी का काम कर रही है, कंसाइनर कोई और है लेकिन जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो एज अ कंसाइनी है, तो आपको कंसाइनी की बुक्स में एंट्री करनी है। अब तो आपको दोनों एंट्री करनी पड़ेगी। जब आप एंट्री करोगे
तो एक बार आप कंसाइनर के अकाउंटेंट बनोगे और जब कंसाइनी की बुक में एंट्री करोगे तो कंसाइनी के अकाउंटेंट बन जाओगे। उस हिसाब से आप सोचोगे। तो हम दोनों को साथ साथ करते चलते हैं। यहां पर मैं बना लेता हूं कि कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी और कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि यहां पर लिमिटेड पर्पस अकाउंटिंग होगी। हम बहुत ही लिमिटेड लेजर्स, बहुत ही लिमिटेड अकाउंट्स यूज करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जब कंसाइनर गुड्स सेंड कर रहा है तो कंसाइनर की बुक में एंट्री क्या होगी। यहां पर हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, गुड्स सेंड, इससे पहले हम एक जरूरी चीज समझते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था लिमिटेड पर्पस अकाउंटिंग होगी, तो इस चैप्टर में हम एक ऐसा अकाउंट बनाएंगे जो है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट में हम इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो कंसाइनमेंट अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, सारे एक्सपेंस और इनकम इसी में जाएंगे। तो अब मैं एक्सपेंस के लिए कोई भी नया अकाउंट हर एक्सपेंस का अलग से ओपन नहीं करूंगा। सब एक्सपेंस के लिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट ही वर्ड यूज करूंगा। और भी चीजों के लिए कंसाइनमेंट यूज होगा, यही तो इस चैप्टर में है, यही तो हमें सीखना है, राइट। इनकम के लिए भी मैं कंसाइनमेंट को यूज करूंगा, लिमिटेड पर्पस अकाउंटिंग है। लॉस होता है उसके लिए भी हम कंसाइनमेंट को यूज करेंगे, राइट। तो बिल्कुल ये हमारे पास एक्सपेंस इनकम की तरह है। इवन परचेज एंड सेल जो हम यूज किया करते थे, जो हम परचेज एंड सेल्स यूज किया करते थे, उसके लिए भी हम अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट को ही यूज करने जा रहे हैं। क्लियर। तो चलो हम इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहां पर भी डिस्कस करते हैं। व्हेन गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, जब गुड्स सेंड किए जा रहे हैं कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो इसकी सबसे पहले हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे उसके लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हम गुड्स भेज रहे हैं तो एक जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो भी इस पेन को बनाने की कॉस्ट है, अगर मैंने ये पेन भेज दिए कंसाइनी के पास तो इस पेन पर जो भी खर्चा है मेरा कंसाइनमेंट के लिए, ये खर्चा हो गया, कंसाइनमेंट के लिए खर्चा हो गया। अगर इस पेन को बनाने की कॉस्ट से 10 रुपीज आ रही है तो 10 रुपए का एक पेन पे खर्चा आ रहा है और मैंने 1000 पेन कंसाइनी को भेजी है, तो 1000 मल्टीप्लाई 10, तो 10,000 का मेरा खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स का हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम बोलेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हम अपने पास अकाउंट ओपन करेंगे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कंसाइनी की बुक में इसकी क्या एंट्री होगी, तो कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी।
कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि ये जो गुड्स भेजे गए हैं ये कंसाइनी के लिए परचेज नहीं है कि वो अपने पास परचेज की एंट्री कर ली, और कंसाइनर के लिए सेल नहीं है तो नॉर्मल वो सेल की एंट्री करे। सेल की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनी अपने पास एक रफ रजिस्टर पे बस ये रिकॉर्ड कर लेगा, नोट कर लेगा कितनी क्वांटिटी आ गई है। एक ऐसा रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर लेगा कि उसको स्टॉक का हिसाब किताब अपने पास रखता रहे, उसको अपनी जर्नल बुक में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री की बात है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहां पर भी देख लेते हैं एक बार नरेशन क्या लिखनी है। फॉर गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर। जब कंसाइनर एक्सपेंस करेगा तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। When expenses paid by consignor, ये सारे खर्चे कंसाइनमेंट के लिए हैं। कंसाइनमेंट के लिए जो खर्चा कर रहा है, जो भी खर्चा कंसाइनमेंट के लिए कर रहा है उसको कंसाइनमेंट में डाल दो। कंसाइनमेंट के नाम से हमने अकाउंट बना लिया, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। तो जैसे हम खर्चा बुक करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, वैसे इसको डेबिट कर लेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। 2, कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी इसको अपनी जेब से, कैश में पे कर सकते हैं, बैंक में पे कर सकता है, खर्चे कर रहे हैं ना तो जेब से पैसे जाएंगे। कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी? कंसाइनी कहेगा मैं तो ओनर हूं ही नहीं, ना मेरी जेब से पैसे गए हैं, तो मैं इसकी क्या एंट्री करूं? वो अपनी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा क्या मतलब, तुम्हारे गुड्स हैं, ओनर तुम हो, तुमने मुझे भेजा, ठीक है मैंने रिसीव कर लिए, रख लिए, बिकेंगे तो मेरी कमीशन बनती है, उसके बारे में मैं सोचूंगा। अभी तो रखे हुए हैं सामान, बस तुमने भेजा, मैंने रूम में रख लिया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी सेल है और मेरी परचेज है तो मैं सेल परचेज रिकॉर्ड कर लूँ, परचेज सेल तो है ही नहीं, राइट। अब उसके बाद अगर हम थर्ड एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री होगी व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया, अब इसकी एंट्री क्या होगी? दोनों की बुक्स में। अब ये खर्चा तो किया कंसाइनी ने, लेकिन एक्चुअल में ये खर्चा है किसका? एक्चुअल में कंसाइनी ने ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर किया, तो कंसाइनर अपने पास इसको रिकॉर्ड करेगा और कहेगा ये भी कंसाइनमेंट का ही तो खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या मैं यहां टू कैश या बैंक लिख दूं? नहीं, टू कैश या बैंक क्यों लिखेंगे? कंसाइनर थोड़ा ना पे कर रहा है, कंसाइनर की बुक में एंट्री कर रहे हैं। अब हम कंसाइनर पे कर रहा होता तो कंसाइनर का कैश या बैंक बैलेंस कम होता तो वो कैश या बैंक लिखता, लेकिन ये खर्चा किसने किया? कंसाइनी ने। तो वो अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लेगा कि मेरा खर्चा तो हो गया, लेकिन ये खर्चा कंसाइनी ने किया है और मैं इसके पैसे कंसाइनी को दे दूंगा, तो कंसाइनी के अकाउंट में डाल दिया। मतलब कंसाइनी के साथ जो पैसों का लेन देन होगा वहां इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। क्लियर? अब बात आती है क्या कंसाइनी इसकी एंट्री करेगा अपने पास? यस, कंसाइनी इसकी एंट्री करेगा। कंसाइनी कहेगा हाँ अब मेरी जेब से पैसे गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिकॉर्ड करना चाहिए, तो अब इसकी कंसाइनी एंट्री करेगा अपने पास। अब वो भी क्या ये एंट्री करे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनी तो अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट कभी लिखेगा ही नहीं, वो कहेगा मेरा कंसाइनमेंट तो है ही नहीं,
कंसाइनर का कंसाइनमेंट है तो कंसाइनमेंट हमेशा कंसाइनर ही यूज करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट कभी भी कंसाइनी यूज नहीं करेगा, कंसाइनर की बुक में ही दिखेगा, वो कंसाइनी की बुक में नहीं दिखेगा, राइट। तो कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी एंट्री करेगा कि मेरे पास से कैश या बैंक तो गया है, मेरे पास से कैश या बैंक तो गया, कैश में खर्चा किया तो टू कैश, और अगर बैंक से पे किया होगा तो टू बैंक। खर्चा तो मैंने किया है, तो जब भी खर्चा करते हैं पैसा जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट में क्या किया जाए? क्या वो इसको एक्सपेंस मान ले? एक रफली बता रहा हूं, वो कह दे हाँ ये तो एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस नहीं बोलेगा क्योंकि इसका एक्सपेंस नहीं है। अगर ये इसका खुद का बिजनेस होता, ये ओनर होता, तो वो इसको एक्सपेंस ट्रीट करता जैसे कंसाइनर ने किया। बट एक्सपेंस के लिए हम क्या अकाउंट यूज करते हैं कंसाइनमेंट में? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये कंसाइनमेंट लिख सकता था अगर ये खुद कंसाइनर होता, लेकिन ये तो कंसाइनर नहीं है। ये कह रहा है मैंने खर्चा तो कर दिया, लेकिन ये मेरा खर्चा नहीं है, मुझे तो ये पैसा लेना है। किससे? कंसाइनर से। कंसाइनर के बिहाफ पे पे किया, तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट। और अगर हम वैसे भी बात करें तो एक दूसरे की बुक्स के अंदर जब आप चेक करोगे तो अगर इसकी बुक में कंसाइनी का नाम आया तो इसकी बुक में कंसाइनर का नाम आएगा। एक की बुक्स में डेबिट में होगा तो दूसरे की बुक्स में क्रेडिट में होगा, तो दोनों के नाम आएंगे ही आएंगे। अब बात करते हैं आगे, एक बार यहां पर भी देख लेते हैं, नरेशन भी चेक कर लेते हैं। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी फॉर एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट इज इनकर्ड बाय द कंसाइनी। और अगर हम बात करें कंसाइनी की, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये नोट्स आपको मैंने वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये आपके लिए नोट्स बनाए हैं, मैं तो आपको करके दिखा ही रहा हूँ एंट्री, राइट। ये नोट्स आपके लिए हैं तो मैं आपको साथ के साथ दिखाता जा रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस मीट हो गए, अब क्या होगा? अब गुड्स की सेल होगी, गुड्स की सेल होगी। कौन सेल करेगा? कंसाइनी सेल करेगा। यहां पर तो गुड्स सोल्ड, कैश में भी सेल हो सकते हैं और क्रेडिट में भी सेल हो सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, मैं आपको कैश वाली सेल की बात कर देता हूं, फिर हम क्रेडिट की सेल की बात कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अभी तक कंसाइनर अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता आ रहा था। जब जब भी एक खर्चा होगा कंसाइनर के लिए तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। लेकिन जैसे ही कंसाइनर के लिए कोई इनकम हो जाएगी, इनकम रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट को ही क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। अगर आप यहां समझने की कोशिश करो तो ये जो गुड्स थी, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी, इसके लिए क्या अकाउंट यूज किया गया? कंसाइनमेंट अकाउंट यूज किया गया। खर्चे की चाहे कंसाइनर ने चाहे कंसाइनी ने, कौन सा अकाउंट यूज किया गया? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट यूज किया गया। अब गुड्स सेल हो गई, सेल हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ इनकम बन गई, तो भी हम क्या अकाउंट यूज करेंगे? कंसाइनमेंट, लेकिन अब कंसाइनमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। गुड्स सेल हो गए कैश में, लेकिन कैश ना अभी कंसाइनर के पास नहीं आया, कैश तो किसके पास है? अभी कंसाइनी के पास है। कंसाइनी ने बेचे तो कैश कलेक्ट कर लिया। अभी हमारे पास कैश नहीं आया तो मैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि सेल हो चुका है अब मैं कह सकता हूं कि मैंने कंसाइनी से पैसे ले लिए। अब मेरे पैसे कंसाइनी के पास रखे हुए हैं, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। एक्सपेंस के लिए भी, एक्सपेंस के लिए भी कंसाइनमेंट यूज किया और इनकम के लिए भी कंसाइनमेंट अकाउंट ही यूज किया, राइट। अब आती है बात कि इसकी एंट्री कंसाइनी की बुक में क्या होगी? गुड्स सेल हो गई,
तो कंसाइनी अपने पास क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी के पास क्योंकि पैसे आ गए हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ चुके हैं, लेकिन क्या इसकी ये खुद की सेल है? क्या ये ओनर है, इसका बिजनेस है, ये बोल सकता है कि मेरी सेल होगी? नहीं, वो कहेगा भाई ये तो कंसाइनर के गुड्स थे, ये जो कैश मेरे पास आया है या मेरे पास बैंक में पैसे आए हैं, ये ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर है, मैं तो ओनर ही नहीं हूं, मैं तो बस कमीशन लूंगा, ये पैसा मुझे मिला है कंसाइनर के बिहाफ पे। तो ये कहेगा ये पैसा मुझे कहीं ना कहीं कंसाइनर को रेमिट करना है। तो अगेन अगर आप देखोगे तो अगर एक दूसरे की बुक्स में एक दूसरे का नाम आया है तो ऑपोजिट में मिलेंगे, एक की बुक में डेबिट में तो दूसरे की बुक्स में क्रेडिट में। एक कह रहा है मैंने देना है, दूसरा कह रहा है हाँ मैंने लेना है। क्लियर? तो एक हमारे पास ये एंट्री होगी। आगे चलते हैं। अभी यहां मैंने आपको बताई कि अगर हमारे गुड्स कैश में सेल हुए, तो अगर यही गुड्स क्रेडिट में सेल होंगे तो क्या होगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे बिकी। तो अगर हम बात करें कंसाइनर अपने पास क्या एंट्री करेगा? कंसाइनर अपने पास एंट्री करेगा, वो तो कहेगा कि मैंने पैसा किससे लेना है? कंसाइनी से ही लेना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, मैंने तो कंसाइनी से ही लेना है। और क्योंकि सेल हो चुकी है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब सेम एंट्री, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, कंसाइनर की बुक में सेम एंट्री होगी। लेकिन अगर हम बात करें कंसाइनी की, तो क्या कंसाइनी के पास कैश या बैंक आ गया? नहीं, तो मैं कैश या बैंक को डेबिट नहीं कर सकता, राइट? यहां तो क्या है? उधार पे, यानी कि डेटर्स। लेकिन अगर मैं सिर्फ डेटर्स बोलूंगा कंसाइनी की बुक में, तो इसका मतलब कंसाइनी के डेटर्स हो गए, बट ये कंसाइनी के डेटर्स नहीं है। जब कंसाइनी के गुड्स ही नहीं है तो डेटर्स कंसाइनी के कैसे बन सकते हैं? तो ये किसके डेटर्स हैं? कंसाइनर के डेटर्स हैं। तो वो अपने पास इसकी एंट्री करेगा और लिखेगा कंसाइनर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स, कि कंसाइनर्स के डेटर्स हैं, अगर उनसे पैसा मिलेगा तो अल्टीमेटली किसको जाएगा? कंसाइनर को ही जाएगा। अगेन अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे की बुक्स के अंदर आपको ये नाम दिख जाएंगे। क्लियर? मैं आपको हाथ के हाथ कमीशन की एंट्री भी बता देता हूं और उसके बाद पैसे रेमिट करने की एंट्री भी बता देता हूं, और फिर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। अब यहां पर कमीशन के लिए अगर हम बात करें तो सेल होते ही, जैसी सेल हो गई तो कहीं ना कहीं कंसाइनी के लिए उसकी कमीशन बन गई। जैसी सेल होगी तो कंसाइनी कहेगा बस मेरी कमीशन तो बन गई है। वो अलग बात है कि पैसों का लेन देन बाद में सेटलमेंट हो, बट कमीशन अर्नड तो हो चुकी है। कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन अर्नड हो चुकी है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या ट्रांजैक्शन है। इसको बच्चे कहा जाएगा कमीशन ड्यू। जैसी सेल होगी, सेल होती कमीशन ड्यू होगी, तो कमीशन ड्यू होने की हमें एंट्री करनी पड़ेगी अपने पास। और क्या एंट्री हो जाएगी? अगर मैं बात करूं कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर ने कंसाइनी को कमीशन देनी है। कंसाइनर के लिए तो क्या है? ये एक्सपेंस है, करेक्ट। और एक्सपेंस के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या कंसाइनर अभी पैसे दे रहे हैं टू कैश या बैंक? नहीं, पैसे तो बाद में दे दिए जाएंगे। जब बाद में दे दिए जाएंगे तो उसका नाम लिख लेंगे कि ठीक है आपकी कमीशन ड्यू हो गई है, और मैंने अपने पास एंट्री डाल दी कि आपकी कमीशन ड्यू हो गई है, और आपका नाम लिख दिया कि हाँ मैंने आपको देना है। अब बाद में जब एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्ट कर लिया जाएगा जब लेन देन होगा। अब बात करते हैं कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। कंसाइनी अपनी बुक्स में कमीशन ड्यू होने की एंट्री करेगा। कंसाइनी कहेगा जैसी सेल हो गई
तो मेरी जो कमीशन ड्यू हो गई है वो अभी मुझे मिली तो नहीं है, बट हाँ मैं कंसाइनर से कमीशन मांगने का राइट मुझे मिल गया। कंसाइनर से कमीशन मांगने का राइट बन गया, मैं कंसाइनर से कमीशन मांगता हूं। 2, क्योंकि कमीशन कंसाइनी की इनकम है। अब यहां पर हम कंसाइनमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर यूज करेगा, इसका कंसाइनमेंट तो है ही नहीं, इसके लिए ये इनकम थी, जरूरी ट्रांजैक्शन, ये तो सिर्फ कमीशन के लिए ही काम कर रहा था। तो कमीशन इसकी इनकम है और कमीशन के नाम से हम इनकम बुक कर लेंगे, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं तो टू कमीशन अकाउंट। ये होगी कमीशन ड्यू होने की एंट्री। क्योंकि एक्सपेंस या कमीशन इमीडिएटली सेटलमेंट नहीं की जाती है, जो कंसाइनी ने अपनी जेब से खर्चा किया, उसकी जेब से खर्चा गया, वो कंसाइनर से मांगता है लेकिन इमीडिएटली नहीं मांगता, हिसाब कर लेंगे, अकाउंट फॉर कर देता है। ऐसे ही जब कमीशन अर्न होती है तो इमीडिएटली कमीशन नहीं मांगता, अकाउंट फॉर कर देता है कि कुछ मैंने आपको देना है, कुछ मैंने आपसे लेना है, तो जब पैसे दिए जाएंगे तो वहां एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो कमीशन के बाद हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी जब पैसे रेमिट किए जाएंगे, अमाउंट remitted by consignee to consignor। जब अमाउंट रेमिट किया जाएगा उस समय क्या एंट्री होगी? जब अमाउंट रेमिट किया जाएगा तो कंसाइनर को पैसे मिल जाएंगे, कैश की फॉर्म में मिल सकते हैं, बैंक की फॉर्म में मिल सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे मिल गए? कंसाइनी से मिल गए। और हम बात करें कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी? कंसाइनी की बुक में एंट्री होगी कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश या बैंक पे कर दिया कंसाइनर को। अगेन एक दूसरे की बुक्स में एक दूसरे का नाम आएगा तो ऑपोजिट जगह पर ही आएगा, राइट। तो ये एंट्री हो गई अमाउंट रेमिट करने की। जनरली ये अमाउंट कैसे रेमिट होगा? जो भी सेल्स होने पर कलेक्शन हुई थी, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हुई थी, कंसाइनी उसमें से माइनस कर देगा एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। जो भी कंसाइनी ने खर्चे किए हैं उसको माइनस कर लेगा और माइनस कर लेगा कमीशन, जो भी कमीशन ड्यू बनती है वो कमीशन माइनस कर देगा और उससे ये एंट्री हो जाएगी। जनरली ये अमाउंट बनता है, बट हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही अमाउंट रेमिट कर दे। अगर वो कहता है होल अमाउंट रेमिट कर दिया, होल अमाउंट रेमिट कर दिया, तब तो इसका मतलब वो अपने एक्सपेंस और कमीशन काट के दे रहा है, लेकिन उन दोनों का हिसाब किताब चलता रहता है। तो ऐसे केस के अंदर जरूरी नहीं है कि वो होल अमाउंट दे, वो ऑन अकाउंट कुछ राउंड फिगर में भी दे सकता है। चलो आगे चलते हैं। ये तो रेमिटेंस था जो कंसाइनी ने कंसाइनर को दिया और इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर बैंक दिया। और जरूरी नहीं है कि जब सेल हो जाएगी पैसे कलेक्ट होंगे सिर्फ तभी देगा वो कंसाइनर को, जरूरी नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है क्योंकि दोनों का लेन देन चलता रहता है। अगर यहां मैं कंसाइनर हूं, मैंने कंसाइनी को 5 लाख का सामान भेज दिया, तो कंसाइनी सोचता है 5 लाख का सामान तो मेरे पास आ ही गया ना, तो कंसाइनी 2 लाख रुपए एडवांस में ही दे देता है कंसाइनर को। उसको पता है ये सामान तो मैं रेगुलर लेता रहता हूं और बिकता रहता है, तो 2 लाख रुपए कंसाइनर को एडवांस में ही दे देता है। वो हमें क्वेश्चन में बताएगा कि 2 लाख रुपीज दे दिए और उसके बाद सामान बिकता है। उनका लेन देन आपस में उनके एक दूसरे की बुक्स में अकाउंट बन जाते हैं और अकाउंट में वो रिकॉर्ड हो जाता है, राइट।
अब ये तो कैश या बैंक की फॉर्म में हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एडवांस भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो समटाइम्स कैश और बैंक की जगह बिल ड्रॉ कर दिया जाता है, जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सीखा। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिल ड्रॉ कर देती है। कंसाइनर ने कंसाइनी से पैसे लेने हैं, तो कंसाइनर बिल ड्रॉ कर देता है और कंसाइनी को भेजता है, कंसाइनी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो कंसाइनर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है और कंसाइनी के लिए वो बिल्स पेबल बन जाता है। तो वो भी अपने आप में एक मोड ऑफ पेमेंट माना जाता है। तो अमाउंट रेमिटेड की जगह हम कहेंगे बिल ड्रॉन बाय कंसाइनर। और खाली बिल ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता जब तक कि सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट करने के बाद ही उस बिल की लीगैलिटी आती है, उस बिल की वैलिडिटी आती है, अदरवाइज वो बिल की कोई वैल्यू नहीं है। तो बिल अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो हम मान के चलते हैं कि जो कंसाइनी है वो एक्सेप्ट कर रहा है। बिल ड्रॉन बाय कंसाइनर एंड एक्सेप्टेड बाय कंसाइनी। बताया हो तो भी ठीक है, नहीं बताया होगा तो इसका मतलब वो हम मान के चलेंगे कि एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर हम बात करें कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी? कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया और कंसाइनी से साइन करवा लिया, एक्सेप्ट करवा लिया, तो एक असेट्स कैश या बैंक की जगह उसको बिल्स रिसीवेबल फॉर्म में मिल गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे मिल गया? कंसाइनी से। जो ऊपर एंट्री थी वही एंट्री है, बट कैश और बैंक की जगह क्या आ गया? बिल्स रिसीवेबल आ गया। और कंसाइनी के लिए क्या है? ये बिल्स पेबल है। कंसाइनी अपने पास क्या एंट्री डालेगा? वही जो ऊपर एंट्री है, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश या बैंक की जगह वो क्या दे रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो उसके लिए बिल्स पेबल हो गया। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। कैश या बैंक की जगह अगर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दे दिया जाता है तो कंसाइनर चाहे तो इसको एनकैश करा ले, आगे किसी को एंडोर्स कर दे, तो एज गुड एज उसको पेमेंट रिसीव हो गई है, ये मान लिया जाता है। तो ये यहां पर एंट्री हो जाएगी। तो ये कुछ एंट्री हैं, बेसिक्स एंट्री, जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस में आने वाली है। ये सारी की सारी एंट्रीज आपको मैंने नोट्स में दी हुई हैं। यहां पर अगर देखना चाहेंगे तो ये एंट्री है व्हेन कमीशन, जब कमीशन अलाउ किया गया, उसके बाद व्हेन रेमिटेंस रिसीव हुआ, ये सारी एंट्रीज यहां पर डाली गई हैं। इसके बाद थोड़ी सी एंट्रीज और हैं, बट जो अभी एंट्रीज की मैंने डिस्कशन की हैं बेसिक क्वेश्चंस में, ये सारी एंट्रीज होनी है। ये तो बात होगी जर्नल एंट्री की। अब हम इस पर बेस्ड आसानी से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। अब देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रहा हूं, आप अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन में बच्चे हमसे क्या मांगा था? क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन एंड भानु। अमन और भानु की बुक में जर्नल एंट्री करके दिखाऊं। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले मैं अमन की बुक में जर्नल एंट्रीज दिखाऊं और उसके बाद मैं भानु की बुक्स में जर्नल एंट्रीज दिखाऊं, बट हम इसको एक ही साथ करेंगे। journal entries in the books of Aman. Journal entries in the books of अमन एंड भानु, दो पार्टी थी हमारे पास।
हमने ये डिस्कस कर लिया था कौन कंसाइनर है कौन कंसाइनी है। सबसे पहले अमन ऑफ मुंबई सेंड्स 2000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग ₹200 ईच टू भानु। सबसे पहले सामान भेजा गया। जब सामान भेजा गया तो किसकी बुक्स में इसकी एंट्री आएगी? कंसाइनर की बुक्स में इसकी एंट्री आएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में ये कंसाइनर है और ये हमारे पास कंसाइनी है। कंसाइनर की बुक में इसकी एंट्री आएगी और इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हमारे पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 200 रुपीज। ये बच्चे हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए के गुड्स भेज दिए गए हैं कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को। अगर हम बात करें कंसाइनी की बुक में तो हमने देखा था इसकी कंसाइनी अपने पास कोई एंट्री नहीं करेगा। ना तो कंसाइनी ने गुड्स परचेज की हैं इससे, राइट, और भी कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं है, ना तो कोई लेना देना है, ना तो कैश में परचेज है, ना क्रेडिट में परचेज है। ये तो सिर्फ गुड्स भेज दिए और कंसाइनी ने अपने गोडाउन में अपने वेयरहाउस में इसको रख लिया। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक की एंट्री डाल दी होगी उसने कि इतने पीसीस इतने गुड्स मेरे पास आ चुके हैं। रिकॉर्ड मेंटेन पर्पस से जर्नल एंट्री कोई नहीं डालेगा, कुछ लेना देना नहीं है यहां पे। आगे चलते हैं। ये तो बच्चे फर्स्ट एंट्री हो गई है। नरेशन अगर डालनी है, हम सिंपल नरेशन में आपको एक क्वेश्चन में डाल के दिखाई देता हूं। फॉर या बीइंग गुड्स सेंट बाय अमन टू भानु ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ट्रांजैक्शन से ही हमारे पास नरेशन निकल के आ जाती है। या यहां पे आप बता सकते हो जो यूनिट्स हमने सेंड किए, रादर वो बेटर रहेगा जो यूनिट्स हमने सेंड किए। फॉर 2000 यूनिट्स एट ₹200 each sent to Bhanu on consignment basis। तो एक हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे बताया ऑन सेंडिंग द गुड्स अमन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अमन ने ये सारे खर्चे किए। हमने इसका टोटल किया था 20,000 रुपीज इसका टोटल बन रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये सारे एक्सपेंस अलग अलग से इतने अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है कि पैकिंग चार्जेस के नाम से एक अलग एक्सपेंस अकाउंट बनाऊं, फॉरवर्डिंग के नाम से एक अलग एक्सपेंस, फ्रेट के नाम से अलग एक्सपेंस, जो नॉर्मल हमारी अकाउंटिंग में होता है। यहां पर नहीं करेंगे, ये हमारी लिमिटेड पर्पस के लिए है, लिमिटेड लेजर्स ओपन हम करेंगे। तो सारे एक्सपेंस को कंसाइनमेंट में ले जाऊंगा 20,000 रुपीज। तो जब जब भी कंसाइनमेंट के लिए खर्चा हो रहा है
जब जब भी कंसाइनमेंट के लिए एक खर्चा हो रहा है तो उसमें हम कंसाइनमेंट को डेबिट कर देते हैं। अब ये खर्चा क्योंकि कंसाइनर ने किया है टू कैश या बैंक, जैसे भी किया हो, अगर हमें एक चीज लिखनी है तो हम टू बैंक लिख देंगे। मोस्टली एक्सपेंसेस जो हैं हमारे पास आज की डेट में बैंक फॉर्म में ही होते हैं। 20,000 रुपीज जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट चलेगा, राइट। और यहां पे हम लिख देंगे 4। यहां पे आप बता सकते हो इंडिविजुअल अलग अलग कि पैकिंग चार्जेस के लिए 8,000 पे किया, फॉरवर्डिंग के लिए 6,000 और फ्रेट के लिए 6,000 पे किया। यहां पे आप चाहो तो बता सकते हो या फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अमन, एक्सपेंसेस इनकर किए अमन ने। इसकी क्या एंट्री होगी कंसाइनी की बुक में? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। आगे चलते हैं। एक्सपेंस की एंट्री भी डाल दी हमने और गुड्स की एंट्री भी डाल दी। आगे था भानु रिसीव्स द गुड्स एट करनाल एंड इनकर द फॉलोइंग पेमेंट्स। उसने भी कुछ खर्चा किया। अगर मैं यहां पर इन खर्चों का टोटल कर लूं एक बार, तो इन खर्चों का टोटल बच्चे मेरे पास आ जाएगा 3,500, 6,500, ये 10,000 हो गया, 10, 10, 20, 25 और ये खर्चा होगा 4,000 2 मंथ्स के लिए। तो टोटल 29,000 रुपीज का खर्चा कंसाइनी ने किया। तो जब कंसाइनी पे करेगा तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे अपने पास? स्टिल एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट के लिए है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। लेकिन अब तो कंसाइनी का नाम हमें पता है, तो अब हम क्या लिख देंगे? टू भानुज अकाउंट। यहां पर कंसाइनी कौन है? भानु है। 29,000 रुपीज। अब क्या कंसाइनी अपने पास एंट्री करेगा? यस, इसकी एंट्री कंसाइनी अपने पास करेगा। और क्या एंट्री करेगा? क्योंकि अब पैसे जो हैं वो कंसाइनी की जेब से गए हैं, तो कंसाइनी कहेगा इसके पैसे मैं कंसाइनर से लूंगा, यानी कि अमन से लूंगा। अमन्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिससे भी खर्चा उसने किया होगा। एक लेना है तो आप टू बैंक अकाउंट ले लोगे। 29,000 रुपीज ये हमारे पास एंट्री हो गई। आगे चलते हैं। आगे उसने बताया सेल हो गए हैं गुड्स, इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। आफ्टर 2 मंथ्स भानु सेंड एन अकाउंट सेल। अकाउंट सेल का मतलब सेल्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, सेल्स का जो लेजर है वो भानु ने भेज दिया 2 महीने के बाद कि ये 2 महीने में ये टोटल सेल हुई है। और उसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो क्या मिली? 2,000 यूनिट्स हमने 2,000 भेजे थे, सारी यूनिट्स सेल हो गई है। 2,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 260, 260 रुपए ईच सेल हो गए। 2,000 मल्टीप्लाई 260, तो सेल कितने की होगी हमारे पास? 5,20,000 रुपीज की। ऑब्वियस है कुछ प्रॉफिट पर ही हम इसको सेल करेंगे। जब भेजे थे तो उसकी कॉस्ट की बात की थी कि 4 लाख रुपए की कॉस्ट है, तो कॉस्ट पर थोड़ा ना बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे। तो 5,20,000 रुपीज की सेल हो गई है। जैसे ही वो सेल की बात करेगा तो सेल के साथ साथ हमें कमीशन को भी याद रखना है। फोर्थ एंट्री करते हैं। अगर मैं बात करूं कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी? अब कंसाइनर के लिए एक इनकम हो गई है। पैसे इसको अभी नहीं मिले, पैसे इसको कंसाइनी से मिलेंगे और कंसाइनी का नाम है भानु।
भानुस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 5,20,000। बीइंग, अब यहां पे जो है वो गुड्स सेल हो चुके हैं, गुड्स या फिर हम यूनिट्स ही डाल देते हैं, 2000 यूनिट्स सेल हो चुकी हैं, 2000 यूनिट्स एट 260 ईच सोल्ड बाय भानु, भानु ने सेल कर दिए। अब बात करें इसकी हम एंट्री कंसाइनी की बुक में क्या करेंगे। कंसाइनी की बुक में क्योंकि ये सेल एक्चुअली में किसके लिए हुई है, कंसाइनर के लिए हुई है, तो पैसा तो आ गया होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश या बैंक, एक यूज करना होगा तो हम बैंक यूज करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, लेकिन कंसाइनर का अब हम नाम लिख सकते हैं टू अमन्स अकाउंट 5,20,000 रुपीज। बीइंग, अब ये अपने पास क्या लिख लेगा, इसको तो कलेक्शन हो गई है, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अमित, अमित नाम था, अमन नाम था, अमन, सॉरी अमन, ऑन बिहाफ ऑफ अमन। तो ये सेल की एंट्री हमने डाल दी है, लेकिन हमने कहा था सेल के बाद कमीशन को याद रखना है, कमीशन को भूलना नहीं है, सेटलमेंट लास्ट में होगा लेकिन कमीशन की हमें एंट्री डालनी है, कमीशन ड्यू होने की। तो देखते हैं आगे, भानु रेमिटेड द होल अमाउंट टू अमन आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम एंड हिज कमीशन। अमाउंट रेमिट कर दिया, लेकिन उससे पहले मुझे कमीशन की एंट्री डालनी होगी, कमीशन खर्चा मुझे कंसाइनमेंट में बुक करना है। फिफ्थ एंट्री, कमीशन जो है वो कंसाइनर की बात करूं तो उसके लिए एक्सपेंस है, जैसे कि और एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, कंसाइनी को। और ये अमाउंट हमारे पास हो जाएगा, यहां पे दिया है 10% कमीशन ऑन सेल्स, 5,20,000 रुपीज की सेल थी, इसका 10% बच्चे बनता है 52,000 रुपीज। तो 52,000 रुपीज कमीशन को यहां पर एंटर कर लेंगे, बुक कर लेंगे। अगर हम बात करें कंसाइनी की, तो कंसाइनी अपने पास क्या एंट्री करेगा, कंसाइनी अपने पास इसकी एंट्री करेगा। अभी उसको पैसा मिला नहीं है, बट मिलना है, किससे मिलना है, अमन से मिलना है, अमन्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन, किस बात का मिलना है, कमीशन का मिलना है। अपने पास कमीशन बुक कर ली भानु ने कि कमीशन मेरी इनकम हो गई है, लेकिन अभी मुझे पैसा मिला नहीं है, तो कैश या बैंक रिकॉर्ड नहीं किया, अमन का नाम डाल दिया कि अमन से लेनी है। अगर एक दूसरे के नाम आते हैं बुक्स में, एक की बुक्स में डेबिट है, दूसरे की बुक्स में क्रेडिट होगा। अब उसने कहा होल अमाउंट रेमिट कर दिया, तो लास्ट एंट्री भी हम डाल देते हैं, होल अमाउंट रेमिट कर देने की। एक्सपेंसेस डिडक्ट करके और अपने पास कमीशन डिडक्ट करके, छोटी सी मैं वर्किंग बना लेता हूं कि जो अमाउंट रेमिट किया, अमाउंट रेमिटेड बाय
भानु। कितना अमाउंट रेमिट होगा? सबसे पहले तो जो सेल हुई है, जो सेल्स कलेक्शन थी वो थी 5,20,000 रुपीज की। इसमें से जो एक्सपेंस इनकर किए हैं, एक्सपेंसेस इनकर बाय भानु कंसाइनी, कितने एक्सपेंस बियर किए थे हमारे पास? 29,000 रुपीज की। 29,000 रुपीज के एक्सपेंसेस बियर किए थे, इसको माइनस कर देंगे। और कमीशन, कमीशन ड्यू टू भानु, जो भी कमीशन का अमाउंट ड्यू हो रहा है, और वो है 52,000 रुपीज। तो इसको लेस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो अल्टीमेटली रेमिट हो जाएगा, भानु रेमिट कर देगा अमन को। 5,20,000 माइनस 29,000 एंड माइनस 52,000, ये अमाउंट आएगा 4,39,000 रुपीज, जो नेट अमाउंट रेमिट किया जाएगा। तो यहां पर हम एक 6 एंट्री डाल देंगे, पैसा रिसीव हो जाएगा कंसाइनर को कैश या बैंक की फॉर्म में। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हो जाएगा? भानु से रिसीव हो जाएगा। अमाउंट आया है 4,39,000 रुपीज। being amount received from Bhanu after deducting his expenses and commission। क्लियर? और कंसाइनी अपने पास क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी ने कैश या बैंक की फॉर्म में पे कर दिया, किसको पे कर दिया? अमन को। अमन्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी पे किया होगा कैश या बैंक की फॉर्म में 4,39,000 रुपीज। और ये होने के बाद दोनों का अकाउंट सेटल हो गया होगा। being amount remitted to Aman after deducting expenses and commission। अमाउंट डाल सकते हैं नरेशन में। क्लियर? तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 6 एंट्रीज बनी हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो टोटल ये 6 एंट्रीज इस क्वेश्चन में बनी है। क्लियर? तो ये तो हो गया जर्नल एंट्री। अब इस क्वेश्चन में टोटल दो तरह से क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो जर्नल एंट्री की होती है, और दूसरे तरह से इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट अकाउंट की होती है। लेजर अकाउंट मांगता है आपसे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम अगले क्वेश्चन के अंदर अकाउंट्स के बेस पे देखेंगे। ये हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्रीज है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है।